1951 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 2,19,240। 2,19,240 कुल आबादी का 9.43%। वहीं आदिवासियों की आबादी थी उस संथाल परगना में 10,37,167। 10,37,167 कुल आबादी का 44.67%। जो 2011 लास्ट जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 69,69,69,097 एक कुल जनसंख्या आबादी संथाल परगना की, जहां हिंदुओं की आबादी 47,35,723 47,35,723 67.95%। 1951 में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 90.37% था। वही 2011 के सेंसस में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 67.95% हो गया। वहीं मुस्लिमों की आबादी 15,84,285 15,84,285 कुल परसेंटेज में कुल आबादी का 22.73%। जहां 1951 में मुस्लिम की आबादी 9.43% थी, वो बढ़ करके 2011 के सेंसस में 22.73% होगी। वहीं ट्राइबल्स की आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 19,59,133 19,59,133 कुल आबादी का 28.11%। 1951 में 44.67% ट्राइबल्स वो घट करके हो जाते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब 28.11%, 1%। पूरे देश में 1951 के जनसंख्या आजादी के बाद हिंदुओं का जो जनसंख्या का गिरावट है वो अनुपातिक रूप में 2011 में पूरे देश में दर्ज किया गया है, वो है 4.28%। पूरे देश में हिंदुओं की जो आबादी घट रही है आजादी के बाद 2011 के सेंसस के हिसाब से वो है 4.28%। वहीं संथाल परगना में जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसका रेशियो है 22.42%। 22.42%। आप इन बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के प्रति नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार आप लोगों ने इस विषय को रखा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमिक जो उनका जो है वो पूरा ये चीज चल रहा है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को कहा है, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ड्यूटी बाउंड एंड फुल्ली एम्पावर्ड to tackle the problem related to illegal immigrants, as power to deal with such cases has been delegated to them in accordance with the provisions of the Constitution. A state government of Jharkhand has constituted the committee for identification and deportation of overstaying foreigners under the chairmanship of additional chief secretary. उन्होंने कहा है कि भी एक झारखंड की सरकार के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके डिटेन करके उसको वापस भेजे, और इसके लिए वो कोई भी इस लेवल के चीफ सेक्रेटरी, अंडर चीफ सेक्रेटरी, इस लेवल के किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से आप कमेटी बना करके उसको डिटेन करिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, डिटेन कीजिए, डिपोर्ट करिए, ये उनके पास है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है भारत की सरकार ने कि द आंसरिंग रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज serious and dealing with the matter regarding illegal migration and has taken all necessary steps earnestly. उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत की सरकार इस गंभीर मसले को समाधान के लिए अपने हाथ में पूरा ताकत रखती है।
भारत की सरकार के पास यह पूरा अपना ताकत है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हितीकरण भी करें और इसको डिटेन भी करें। यह भारत सरकार के पास वो उनके लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर वो यदि राज्य की सरकार जो प्रिलिमिनरी इन सब चीजों का संघीय व्यवस्था में, उनके जुरिडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में ये सारे विषयों को डील करने का अधिकार है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने पास सफिशिएंट मैकेनिज्म भी है और सफिशिएंट अपने पास ताकत भी है कि ऐसे अवैध तरीके से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम चिन्हितीकरण करके उसको डिटेन करके डिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत भी किया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, एनआरसी भी जो है उसको भी माध्यम बनाया जा सकता है। आधार कार्ड एक जो है वो आधार कार्ड सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है, एनआरसी ही किसी को रजिस्टर्ड नागरिकता से जोड़ सकता है। तो ये अपने केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कहा है। आप सबका स्वागत है। पहले एक दुखद खबर जो अभी आप लोग से ही पता चली, सीताराम येचुरी जी बड़े वरीय नेता भारत देश के, उनका आज निधन हो गया है। आप ही लोग से पता चला। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लगातार हियरिंग्स हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषय को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है, चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया पीआईएल के माध्यम से, और जब उस पर उन्होंने लगातार हियरिंग की, तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि भी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां के 6 जिलों के डीसी और एसपी सीधे उनको रिपोर्ट करे कि भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो घुसपैठियों के संरक्षक है, घुसपैठियों का पूरी तरह से एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसके सबसे बड़े रहनुमा के रूप में है। इस अति भयंकर समस्या को, इस अति गंभीर समस्या को एड्रेस करने की जगह वो इस पे लिपापोती करने की कार्रवाई प्रारंभ करती है, और जिसका नतीजा होता है कि कोई भी रिपोर्ट वो सही नहीं देती है। आपने देखा होगा पिछले हियरिंग में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए ताकीद किया कि भाई यह जो समस्या है, ये संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही के साथ खड़ी होती है। इसलिए केंद्र सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से, राज्य सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त या मंतव्य रखे। राज्य सरकार ने जो अपने डीसी एसपी के माध्यम से जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, वो पूरी तरह से हाई कोर्ट ने खारिज किया था, और उनके इस कठोर निर्देशन के बाद आज हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एफिडेविट जारी दिया है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ संथाल परगना और पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा के रूप में उभर करके सामने आया है। और उन्होंने ये भी माना है कि इसके कारण डेमोग्राफी चेंजेस हुई है।
उन्होंने कुछ आंकड़े अपने एफिडेविट के माध्यम से दिया है। वो एफिडेविट के माध्यम से जो आंकड़े दिए हैं उससे साफ दिखता है कि संथाल प्रना टेनेंसी एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, भयंकर उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा जो है संरक्षण प्राप्त है। किस तरह से पाकुड़ के रास्ते, साहिबगंज के रास्ते, मदरसों के माध्यम से जो इलीगल मदरसे बड़े पैमाने पे एसपीटी की जमीन पे पड़े हैं, उस मदरसों के माध्यम से आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर अपना बसवास कर रहे हैं और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार है उसको भी कहा था कि भी आप भी अपना एफिडेविट दी। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने जो आंकड़े आज एफिडेविट के माध्यम से कहे हैं वो पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विषय है जो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहता हूं। उनके आंकड़ों के हिसाब से 1951 में 23,22,092 यह कुल आबादी थी संथाल परगना की। 23,22,092 की कुल आबादी थी संथाल परगना में जनसंख्या की, जिसमें हिंदू थे 20,98,492। कुल आबादी का 90.37%, कुल आबादी का 90.37%। वैसे में फिर मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितने मुझे जानकारी मिली है, राज्य सरकार अभी भी समय चाह रही है कि उनको अपना से या अपना पक्ष रखने के लिए सरकार, माने माननीय न्यायालय उनको समय दे। हाई कोर्ट ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कमेटी बनाइए और कमेटी फॉर्मेट करके इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ज्वाइंटली इस कमेटी को टेकल या हैंडल करे, और जो नाम आएगा वो उच्च न्यायालय देखेगी, माननीय उच्च न्यायालय देखेगी कि वो सही है कि नहीं तो वो अपने तरफ से भी इन नामों का प्रस्ताव करके करेगी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान प्रदत्त जो हमारी संप्रभुता है, उस संप्रभुता के रक्षा के लिए, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभुता ही हमारे होने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर हमारे संप्रभुता पर किसी भी कारण से कुठाराघात होता है, किसी ऐसे एक्टिविटी या किसी सरकार के सिर्फ इस कारण से कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भारत के संप्रभुता पर भी खतरा आने से वो यदि चिंतित नहीं होते हैं, तो उच्च न्यायालय ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से कहा है कि भी आप भी इसको उसी तरह से डील करें। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि राज्य सरकार का गृह मंत्रालय या गृह सचिव इन सब बातों से छोड़ करके अपने इस तुष्टीकरण की सरकार को कैसे बचाए रखे, इसको कैसे आगे ले करके जाए। अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में यदि एक्ट करने लगे तो इस तरह की घटनाएं होगी। उनका कोई भी गंभीरता इस गंभीर मसले पर नहीं है। हम लोगों ने कहा है सिद्धू कान्हू की भोगनाटी की वो धरती जो हुल का सबसे बड़ा गवाह बना था, जहां 1857 में 40,000 से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ हुल की क्रांति का बिगुल फूके थे। आज उस भोगनाटी में 7 परिवार ही जो है वो आदिवासी बचे हुए हैं, बाकी सारे खत्म हो गए हैं। ये एक जीता जागता सबूत है रोटी बेटी माटी के खतरे का लेके। और उच्च न्यायालय ने इस गंभीर मसले को, जो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते हम बराबर उठाते रहते थे, आज माननीय उच्च न्यायालय के शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने इसको दिया है। और मेरा भी अपील और मांग रहेगा इस राज्य सरकार से कि राजनीति में अपने पदाधिकारियों को ना झोंकते हुए उनको उनका काम करने दीजिए। आप अगर राजनीति में नहीं सक रहे हैं, अगर आपके दल में कोई राजनेता ऐसा नहीं बचा है
कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, तो फिर आपको जनता हराएगी। आप पहले ही आप ले डाउन कर दिए। पदाधिकारियों को, असंवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को आप आगे बढ़ा करके राजनीति खेलने के लिए और राजनीति के चीजें करने के लिए भेजेंगे, तो इससे भारतीय लोकतंत्र और लोकतंत्र की परंपराएं ही ढीली होगी, उसमें ही घुन लगेगा, जो किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान ने हमें तीनों को अलग तरीके से काम करने के लिए और तीनों को एक दूसरे को बैलेंस के साथ समन्वय बना करके देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत दिया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक साथ आगे बढ़ सके, ऐसा हमारे संविधान ने हमें ताकत दिया है। उस पे कोई ओवरलैपिंग ना करे, ये राज्य सरकार को भी समझना चाहिए और पदाधिकारी को भी समझना चाहिए कि आप कोई पक्षपात नहीं कर सकते हैं। आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप एक निर्व्यक्तिक रूप में आप काम करेंगे। जो भी शासन प्रशासन से विद इन लॉ जो आएगा उसको एग्जीक्यूट कराना ही आपका काम है। विदाउट लॉ जाकर के आप काम करने लगेंगे तो अराजकता फैलेगी और राज्य की सरकार अपने निश्चित हार को देख करके अपने पदाधिकारियों को अपने राजनीतिक एजेंडे के प्रतिपूर्ति का माध्यम बना रही है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। ये तो संथाल प्रणा की जनता और पूरे झारखंड की जनता इस बार चुनाव में बता देगी कि कौन जाएगा इसको चिन्हित करने के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही चिन्हित करने के लिए जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से जाएगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, जो 2024 के इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत कर आएगी। आप अशोक जी आप एफिडेविट पे सवाल कर रहे हैं। ये मेरा एफिडेविट आपको दिया हुआ नहीं है, ये गृह मंत्रालय ने अपने न्यायालय को दिया हुआ एफिडेविट है। आप ऐसे सवाल उठा दीजिएगा, आप कहां से लेके आइएगा? आपका कोई है अथॉरिटी है जो इन चीजों को ठीक कर सके? अथॉरिटी तो सरकारी होती है ना। जब भारत की सरकार माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट दे रही है तो उसमें आप और हम प्रश्न पर चिन्ह उठाए, तो इससे ज्यादा और हमको लगता है कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो गलत है, इसलिए तो मैंने कहा ना, जो उपायुक्तों ने कहा है वो राज्य सरकार के दबाव में कहा है। राज्य सरकार का गृह विभाग राजनीतिक एजेंडे को और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र बन गया है। जिस तरह से गृह सचिव ने अपना पत्र लिखा या जो उनका जो एक्ट रहा, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में आज तक किसी भी पदाधिकारी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। अगर आप गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है, आपके पास पर्याप्त अधिकार है। अगर कोई वायलेशन करता है लॉज का तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, आप राजनीतिक रूप से एलिगेशन लगाने के लिए किसी के ऊपर थोपने का क्या मतलब होता है? ये प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक ज्यादा भाषा होती है। अरे इतना दम कहाँ है? भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान अभी जिंदा है। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल देंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो बाबा साहब का अम्बेडकर का आरक्षण यहाँ खत्म हो जाएगा क्या? जान चले दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। बता दीजिएगा कांग्रेस और राहुल गांधी को। इसलिए भारत का संविधान यहाँ ताकत के साथ दिया हुआ है। भारत का संविधान रहेगा तो किसी को इस तरह से कोई तानाशाही थोड़ी है, बहादुर जबर या औरंगजेब का शासन थोड़ी है जो लोकतंत्र में कहीं पर भी कोई आएगा और उसको पकड़ करके आप जेल डाल दीजिएगा। वो नहीं है और उसको होता नहीं है, और कांग्रेस का शासन भी नहीं है। जहाँ खाता ना वही इंदिरा गांधी जी जो कहे वैसे ही। और वो समय निकल गया जब संविधान को धज्जियां उड़ा करके, इमरजेंसी लगा करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को गिरा देते थे। अब मोदी जी की सरकार है, भारत का संविधान है, हम जैसे प्रबुद्ध नागरिक है, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक है। अब भारत के संविधान का एक इंच भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और विधि सम्मत तरीके से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में झारखंड के अंदर चुनाव का प्रचार करने से हमारे प्रभारी और अपने शिवराज जी चौहान और अपने सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जी को कोई कानून नहीं रोक सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी हथकंडा अपना ले, कुछ भी कर ले, ना वो रोक पाएगी ना रोक सकेगी। यह भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र अधिकार देता है कि हम चुनाव में अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सके। धन्यवाद।
वो उसका ड्यूरेशन क्या था, क्या वो 2014 के बाद बढ़ा है, 2019 के बाद बढ़ा है? दूसरा मेरा ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट पे आप लोग देख रहे हैं, सेंटर में आपकी सरकार है वो देख रही है, कैसे डिटेंशन सेंटर बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कैसे रिपोर्ट कर सकती है? वो पूरा अधिकार है, वो पूरा अधिकार है एक स्टेट के रूप में जो संविधान के माध्यम से इनको मिला हुआ है। और स्पष्ट रूप से होम मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट में कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ, जो एफिडेविट दिया है 2011 के सेंसस का ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आज हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार उस पर जो है लीपापोती करने के लिए खड़ी है। वर्तमान की सरकार इस गंभीर मुद्दे को एड्रेस करने से ज्यादा अपने वोट बैंक के रूप में उसको संतुष्ट करने में ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। हमारा यही कहना है कि जो आज अगर यदि भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा सिर्फ उठाती तो आप तो ऐसे ही हमें खारिज कर देते, आप सहित पूरा विपक्ष। लेकिन अब चूंकि यह मुद्दा भारत का न्यायपालिका उठा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय उठा रहा है, अब इससे ज्यादा फॉर्म क्या हो सकता है। उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के जो टिप्पणी है, उनका जो वक्तव्य है, उस पर भी लोग जो है अपना और डालने के लिए, उस पर भी पर्दा डालने का एक प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा और मुझे लगता है कि शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप चीजों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करिएगा, आप चीजों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका रेमेडी नहीं हो सकता, उसका उपचार नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भारत की सरकार ने इसको एक्सेप्ट किए और इसके रेमेडी के लिए रास्ते खोजे हैं। उन्होंने बताया संविधान में क्या ताकत है, और उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया है कि यह काम प्रिलिमिनरी जो है प्राथमिक तौर पे राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो हम करेंगे। ये भारत की सरकार ने किया, राज्य सरकार को भी आगे बढ़ करके इसको कमिट करके, इसको सिर्फ ओवरसेड या फिर इसको टाइम टाल करके नहीं, इस पे अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए। के लिए ही हम लोगों ने कहा है कि भाई आप एक राज्य के होने की भूमिका में निभाइए। एक मूल कारण है उस पूरे संथालपना में एसपीटी के रहते हुए भी आज आदिवासी आबादी का घटाव हुआ है, और आदिवासी आबादी का घटाव के कारण आज पूरा संथालपना का डेमोग्राफी बदल गया है। यह मूल कारण है, और इसका मूल कारण का मूल ये है, देखिए कोई भी धर्म मानने का हमें संविधान का अधिकार है। हम कोई भी, संविधान हमें मौलिक अधिकार के रूप में देता है कि हम कोई भी धर्म या उपासना हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे इस संप्रभु राष्ट्र के अंदर कोई बाहरी विदेशी आकर के बैठ करके हमारे संसाधनों का उपभोग करता है, हमारे अवसरों को लूटता है, तो कंसर्निंग उनके लिए है। अगर माइग्रेशन इमिग्रेशन के लिए, इलीगल इमिग्रेशन के कारण हमारा जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा हमारे लिए कंसर्निंग है एक राज्य के रूप में।